Jay Thakkar, can you hear? Can you hear me? Jay, you are in the class? Okay. So आप देखो, in our today's lecture, we are going to start with Unit 3 of the Contract Act. और Unit 3 में जो टॉपिक कवर्ड है दैट इज व्हाट, दैट इज अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. हमने चेक किया था सेक्शन 10 है जो डील करता है किससे, विद द essential elements of the contract. Now we are discussing about the other elements which are essential for the contract. और यहाँ पे ब्रॉडली ये दो टॉपिक है जो आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं. वन इज कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड अनदर इज फ्री कंसेंट. ना कैपेसिटी टू द कॉन्ट्रैक्ट में आप देखो यहाँ पे तीन चीजें हैं, मेजर, साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड. सो लॉट ऑफ थिंग्स विच यू आर गोइंग टू स्टडी टुडे. आपको ऐसा लगेगा सर ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है और कुछ नया इसमें डिस्कस नहीं कर रहे. इवन अगर आप चेक करोगे तो कोई ऐसा नया टर्म आपको आज के लेक्चर में नहीं दिख रहा. ये सारे टर्म्स आपको पता है. फ्री कंसेंट, सो वी हैव आल्सो सीन कोercion, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, हमने सबको डिस्कस किया हुआ है. बट आज क्या नया होगा, आज ये सब हम करेंगे डिस्कस इन डिटेल. अभी तक आपने सिर्फ उसका ट्रेलर देखा था, आज हम उसको बिल्कुल डिटेल में यहाँ पे चेक करेंगे और एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे क्या इनके प्रोविजंस रहते हैं. सो वी स्टार्ट विद दिस. तो सबसे पहले यहाँ पे जो प्रोविजन है उसमें क्या बताया हुआ है, कैपेसिटी टू द कॉन्ट्रैक्ट. तो यहाँ पर क्या बताया हुआ है, कैपेसिटी रेफर्स टू द कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्टीज टू मेक इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट, वेदर यू आर कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट. ये इसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटी टू द कॉन्ट्रैक्ट. नाउ इट इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. और सेक्शन 11 जो है ये बताता है किसको, it tells you about the competency. So it says that every person is competent to the contract. अब देखो यहाँ पे क्या क्या provisions है, who is of the age of majority, right, who is the age of the majority according to the law which he is subject to, and who is of sound mind and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject to. So section 11 के तीन चीजें यहाँ पर आती है broadly, that who is a person who is competent to contract, every person who is attained the age of majority, then a person who is of sound mind, and a person who is not disqualified from contracting by any law to which he is subject to. तो ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, who is competent to contract. Now let's see ये तीनों के अंदर क्या अपने पास प्रोविजंस है. तो अगर आप देखो सबसे पहला प्रोविजन यहाँ पर है द एज ऑफ मेजॉरिटी. सो आपको पता है इन इंडिया वी नो व्हाट इज द मेजॉरिटी एज, इट इज 18. इफ यू आर ऑफ 18 years of old और मोर देन यू आर व्हाट, यू आर अ मेजर पर्सन. और ये कहां पर दिया जाता है, अंडर द इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875, राइट. सो आप यहाँ पे अगर चेक करो, हु इज अ मेजर पर्सन, who is a major person, a person whose age is what, 18 years and above, 18 and above. वो इंसान कौन होता है, एक मेजर पर्सन होता है. एंड दैट पर्सन इज व्हाट, दैट पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, दैट पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. तो ये एक आपके पास प्रोविजन है. सो इफ यू सी एवरी पर्सन डोमिसाइल्ड, domiciled means resident, okay. So every person जहां को आप belong करते हो, so every person domiciled in India shall attain the age of majority on the completion of 18 years of the age and not before. So the age of majority being 18 years, a person less than of the age even by a day would be minor for the purpose of contracting, correct. A very unfortunate event we had seen, we all know what happened in case of Nirbhaya, correct. In case of one of the convict was not 18 years, उसका age 18 years से कुछ कम था. Like what I exactly remember, few months or few days वो कम था वहां पे, right. But still उसका जो ट्रायल हुआ, वो ट्रायल कैसे हुआ, it was trialed under juvenile, right. उसको मेजर, बाकी जो उसमें अक्यूज थे
उनके साथ में उनका ट्रायल वैसा नहीं हुआ, अक्यूज का बेसिकली दे वर द पर्सन बिहाइंड दैट। सो यहां पर जो भी एक वो पर्सन था माइनर, so basically even he was few days to 18 years of age, still he was considered as what, he was considered as minor। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है that even by a day अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, so let's say अगर आपका बर्थडे है फॉर एग्जांपल 25th मई को, आपका बर्थडे है 25th मई को, और 25th मई 2020 को आप 18 इयर्स के हो रहे हो, एंड यू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑन 24th, still this contract will be what, this contract will be invalid, or to be precise the contract would be void। Why? Because you have contracted with a minor, you have contracted with a minor। तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे प्रोविजन। आप बताइए, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? सो ये आपके पास एक प्रोविजन है मेजॉरिटी के लिए। देन आप देखो ये वाले जो प्रोविजंस हैं, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हो सकता है इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आपको इसमें से मिले कि अगर आप किसी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो ध्यान रखना, एनी कॉन्ट्रैक्ट विच इज मेड बाय अ माइनर और विद अ माइनर इज व्हाट, इट इज void ab initio। Now what do you mean by void ab initio? Void ab initio is when it is void from the very beginning, when it is void from the very beginning। okay, तो वो कभी भी वैलिड नहीं होगा, it is void from the very beginning। आपको ये ध्यान रखना है। So any contract which is entered with or by a minor is void ab initio, and why? Because a minor is not competent to enter into contract, and any contract or agreement which is entered by a minor will be void from the very beginning। अब आप यहाँ पे देखो मोरी बीबी एंड धर्मोदास घोष, इस वाले केस में क्या हुआ था, देखो a minor borrowed 20,000 from B as a security for the same, executed a mortgage in his favor। ठीक है, तो एक जो माइनर था उसने 20,000 रुपया बोरो किया, ए वॉज अ माइनर, इसने क्या किया, बी से 20,000 रुपए उधार लिए और सिक्योरिटी के लिए क्या किया, कोई प्रॉपर्टी जो थी उसको वहां पर उसने क्या करवा दिया, मॉर्टगेज करवा दिया। ठीक है, मॉर्टगेज मतलब गिरवी रखवा दिया। लेटर ऑन व्हाट हैपेंड, ही बिकेम अ मेजर फॉर फ्यू मेजर अ फ्यू मंथ्स लेटर, राइट, and filed a suit for the declaration that the mortgage executed by him during his majority was void and should be cancelled। It was held that the mortgage by the minor was void and B was not entitled to repayment of money। अब आप बताओ कितना बड़ा धोखाधड़ी जैसा काम नहीं कर दिया। आप देखो इसी को थोड़ा सा और डायग्रामेटिक फॉर्म में आपको बनाता हूं। सो ए इज व्हाट, ए इज अ माइनर, उसके नाम पे फॉर एग्जाम्पल ये घर है। ठीक है, ये घर है जो उसके नाम पे है। उसने क्या किया, बी एक मनी लेंडर था। ठीक है, माइनर ने इस मनी लेंडर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया और मनी लेंडर को क्या बोला, आप मेरे को 20,000 रुपए उधार दे दो। ठीक है, मैं बदले में ये जो मेरा घर है इस घर को आपके पास गिरवी रखवा देता हूं। तो ये बी का जो घर था उसने इसको यहां पर क्या करवा दिया, मॉर्टगेज करवा दिया। करेक्ट। जब इसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो फॉर एग्जाम्पल ही वॉज लेट्स से 17 years एंड लेट्स से 10 months। ये ए का एज था जिस दिन उसने कॉन्ट्रैक्ट किया। जब वो 18 years का हो गया, ठीक है, सो he was 17 years and 10 months when he borrowed the money। when he borrowed money he was of this age। जब वो 18 years का हुआ उसने क्या किया, उसने इस मॉर्टगेज को कैंसिल कर दिया। जो ये मॉर्टगेज था उस मॉर्टगेज को उसने कैंसिल कर दिया, और कैंसिल करके क्या बोला, देखो मिस्टर लेंडर ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड है, क्योंकि जब मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया था उस टाइम पर मेरा एज क्या था, 17 years 10 months। ओके, सो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट, दिस मॉर्टगेज इज कैंसिल्ड बिकॉज दिस इज व्हाट, दिस इज वॉइड एब इनिशियो। आपने एक माइनर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया, सो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होगा। ना आप मुझे बताओ, अगर आप बी हो तो आपको तो गुस्सा आएगा, बी झगड़ते हुए कहाँ चला गया, कोर्ट में चला गया, और कोर्ट ने जाकर फिर बी को डांटा, बोला तुम्हें पता नहीं है, एनी कॉन्ट्रैक्ट विच यू एंटर इनटू अ माइनर विद अ माइनर इज व्हाट, इट इज वॉइड एब इनिशियो। तो अब बी ने जो यहाँ पर ये घर रखा हुआ है, राइट, ये मॉर्टगेज तो कैंसिल होगा एंड यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू गेट दिस 20,000 रुपीज फ्रॉम दिस माइनर। आप बताओ इज दिस क्लियर और नॉट?
इज दिस क्लियर और नॉट? ये केस था, दिस वाज द केस ऑफ मोरी बीबी एंड धर्मोदास घोष वाला केस। ओके अच्छा, अब इसमें मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाट इफ ये जो माइनर था इसने अपना एज फेक किया, व्हाट इफ ही हैड फेक्ड हिज एज? माइनर ने अपना एज फेक कर दिया, उसने बोला हाँ हाँ मैं 18 साल का हूं। अब मुझे बताओ क्या वैलिड होगा? क्या अब केस जो होगा वो ए के फेवर में जाएगा या बी के फेवर में जाएगा? इन whose favor the case would go if A had faked his age? मैं ये पूछ रहा हूँ किसके फेवर में जाएगा? फिलहाल ये किसके फेवर में गया था? ए के फेवर में गया था। ए को बोला था तुम्हें पैसे वापस देने की जरूरत नहीं है। बट अगर ए ने सपोज करो बी के आगे अपना एज को फेक किया, देन ओके सो आप सब बोलते हो बी। थोड़ा टाइम बाद देखना आपका ये भ्रम दूर हो जाएगा। मिस रिप्रेजेंटेशन कुछ नहीं, कॉन्ट्रैक्ट देखो, मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स द कॉन्ट्रैक्ट विल बी voidable, बट यहां पर voidable की तो बात ही नहीं है क्योंकि यू हैव एंटर्ड अ कॉन्ट्रैक्ट विद द माइनर, दैट इज व्हाट, दैट विल बी void। और यश ने यहां पर जो आंसर किया, इट इज बिकॉज इट इज बीज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक वेदर ए इज माइनर और नॉट। तो यहां पर इन दैट केस ऑल्सो बी विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू रिकवर द मनी। वी विल सी दिस काइंड ऑफ अ केस। तो आप यहां पे देखो ये वाला पॉइंट, लेट्स डिस्कस, बाकी पॉइंट्स को नहीं, अपन इसको डिस्कस करते हैं। अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, तो आप यहां पे देखो, a minor can always plead minority and is not stopped to do so even when he has taken any loan or entered into any contract by falsely representing that he was major. So rule of estoppel, estoppel मतलब आपने जो बोला उससे आप मुकर नहीं सकते, ठीक है? जो आपने बोला उससे आप मुकर नहीं सकते, उसको हम क्या बोलते हैं? रूल ऑफ एस्टोपल। सो रूल ऑफ एस्टोपल cannot be applied against a minor. It means that he can be allowed to plea his minority in defense. आप बताओ, दिस इज क्लियर? दिस इज क्लियर ये वाला? तो आप इसको इधर कनेक्ट कर लेना। तो यहां पर इवन इफ ही हैड फेक दिस एज, स्टिल किसके फेवर में जाएगा? स्टिल केस जाएगा इन एज फेवर, स्टिल इट विल गो इन एज फेवर। अब याद रखने का तरीका मैं आपको बताता हूं। अरे वो तो बच्चा है, आपको ध्यान रखना चाहिए था ना, रिमेंबर? आप ये डायलॉग याद रख लेना। अरे वो तो बच्चा है, आपको ध्यान रखना चाहिए था। राइट? सो यू कैन रिमेंबर इट दिस वे। अब बताओ, दिस इज क्लियर? तो एक ये वाला आता है। अब आप ये देखो, नो रैटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग द मेजोरिटी। नाउ रैटिफिकेशन का क्या मतलब होता है? आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, अप्रूव कर लेते हो। कुछ गड़बड़ हुआ था, कोई एक चीज गड़बड़ थी और आपने उसको रेटिफाई कर दिया, तो उसको आप क्या बोलते हो? व्हेन यू एक्सेप्ट और व्हेन यू अप्रूव, ठीक है? तो आप उसको रेटिफाई कर देते हो। अब यहां पर क्या गड़बड़ होता है देखो, नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी, तो इसका क्या मतलब हुआ? सपोज सपोज ये डिफॉल्ट नहीं करता, ए जो माइनर है इसने मॉर्गेज को कैंसिल नहीं किया होता। अ सिंपल एग्जांपल, ए डिफॉल्ट कर गया, ए डिफॉल्ट कर गया, क्या बी इस मॉर्गेज से रिकवरी कर पाता? क्या इसको एनफोर्स कर पाता? आंसर इज नो। इवन दो मेजर होने के बाद में उसने इस मॉर्गेज को रिन्यू कर दिया होता, लेट्स से जब वो मेजर बना उसने इस मॉर्गेज को रिन्यू कर दिया, इवन ही हैज रिन्यूड, स्टिल इट विल बी ऑफ नो यूज बिकॉज a minor cannot ratify the agreement on attaining the majority। बिल्कुल ध्यान रखना, as the original agreement is what, it is void ab initio and void agreements can never be ratified। आप देखो, अगर ओरिजिनल जो है वही void है, आप सिंपली देखो, अगर जो ओरिजिनल है वो ही void है तो उसका रिन्यूअल भी क्या होगा? void होगा। आप ये ध्यान रखना, if original is void then its renewal will also be
void. ठीक है, आप ये ध्यान रखना, if the original contract is void, its renewal will also be void. तो आपको ये पॉइंट को बिल्कुल दिमाग में सेट रखना है। बताइए, इज दिस क्लियर? ये आप कहीं पर नोट डाउन करके रख लो। इनफैक्ट अगर आप मॉड्यूल से पढ़ रहे हो तो आप इसको अपने मॉड्यूल में फिलहाल कॉपी कर लो, या फिर जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड जस्ट रिमेंबर दिस इज टू बी कनेक्टेड विथ द कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर एंटर्ड। तो इसमें देखो, मैं आपको बताता हूँ अभी आगे जो एग्जांपल आएगा उसमें क्या होगा। सेम जैसे ए और बी वाला केस आप लो, ए वाज अ माइनर, ठीक है, और ये जब माइनर था तो इसने एक अग्रीमेंट को एग्जीक्यूट किया, और ये अग्रीमेंट किसका था? अग्रीमेंट ऑफ मॉर्टगेज, ठीक है, वही गिरवी रखवाया था। एंड जब वो मेजर हुआ ऑन अटेनिंग हिज मेजॉरिटी, उसने क्या कर दिया? इसको रैटिफाई कर दिया, रैटिफाई कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को। व्हेन ही रैटिफाइड दिस कॉन्ट्रैक्ट, स्टिल दिस कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट? स्टिल इट विल बी void, स्टिल void। सी देखो, जब ये अग्रीमेंट में गया ड्यूरिंग माइनॉरिटी, व्हेन ही एंटर्ड इनटू द अग्रीमेंट, उस टाइम पर तो ये void हुआ ही, उस टाइम पर तो ये void हुआ ही, बट व्हेन ही became major, he ratified, it will still be void. Why it will still be void? Because of this reason, कि अगर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका void है, तो इसको जब आप रिन्यू करवा रहे हो वो भी आपका क्या होगा? void होगा। आप बताइए, इज दिस क्लियर? दिस इज क्लियर? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। जस्ट टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, थैंक यू। तो आप यहाँ पे चेक करो, एक्स मेक्स अ प्रोमिसरी नोट। अब यहाँ पे देखो, मॉर्गेज के बजाय क्या आ रहा है? प्रोमिसरी नोट। सो एक्स मेक्स अ प्रोमिसरी नोट in the name of y, right? And x is what? X is a minor. Now on attaining majority, वो क्या करता है? He cannot ratify it if he makes a new promissory note in place of the old one. Hence, or here, the new promissory note which he executed after attaining majority is also void, being without consideration. Right? Right? उसने यहाँ पर क्या किया? विदाउट कंसिडरेशन आपने उस प्रोमिसरी नोट को बनाया, तो ये आपका void हो जाएगा। देखो इस वाले में क्या है ये भी देख लो आप, इफ यू कैन सी, यहां पर इसने क्या किया? ओरिजिनल मॉर्गेज डीड था, सॉरी, ओरिजिनल प्रोमिसरी नोट था। तो ओरिजिनल प्रोमिसरी नोट वाज void। व्हाई इट वाज void? बिकॉज ही वाज माइनर, ठीक है। उसके बाद में इसने इसको क्या किया? इसने इसको रिन्यू किया, इस प्रोमिसरी नोट को रिन्यू किया। ये प्रोमिसरी नोट को क्यों रिन्यू किया? बिकॉज आप चेक करो, इसको पैसे कब मिले होंगे? जब इसने ओरिजिनल प्रोमिसरी नोट बनाया था तभी इसको पैसे मिले होंगे। रिन्यूअल के टाइम तो उसको पैसे मिले नहीं। यस और नो? आप मुझे बताओ। लेट्स से इन द ईयर 2000, लेट्स से 17, जब ये ओरिजिनल प्रोमिसरी नोट बना, तो जब ओरिजिनल प्रोमिसरी नोट बना तब जो ये माइनर था, दिस माइनर हैड रिसीव्ड मनी, दिस माइनर रिसीव्ड मनी pursuant to this promissory note, correct? पर let's say 2020 में जब इसने promissory note को renew किया, at that point of time ये void होगा। why void? because there was no consideration। क्यों consideration? क्योंकि जब renew किया उस टाइम पर तो he received nothing, nothing was received, right? And if nothing was received, so without consideration, agreement will be what? It will be void. Guys, ये आपको समझ में आया? ये आपको समझ में आया? ये आपको समझ में आया? अब देखो 2017 में उसने प्रॉमिसरी नोट बनाया। जब प्रॉमिसरी नोट बनाया तब उसको पैसे भी मिले, लेकिन क्योंकि ये पैसे किसको मिले? माइनर को मिले। सो द कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट? इट इज void। 2020 में उसने इसी ओरिजिनल प्रॉमिसरी नोट को क्या किया? रिन्यू किया। इसको जब रिन्यू किया उस वक्त इसको कुछ पैसे वगैरह नहीं मिले, पर उस वक्त ये क्या बन गया था? मेजर बन गया था। 2019 17 ही वाज माइनर और द पर्सन वाज माइनर,
and here the person is what? Here the person is major, but still nothing was received. Since nothing was received, no consideration, no consideration, तो agreement क्या है? Void. ये याद रहेगा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज दिस अगेन बिकम्स, अगर एग्जाम में आए तो आपको दोनों तरह से समझाना पड़ेगा. Why both of them are void? Okay, this is clear. All right, all right. So आप चेक करो यहाँ पे. नेक्स्ट आप देखो, माइनर कैन बी बेनिफिशियरी और कैन टेक बेनिफिट्स ऑफ आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. सो आप सब ने अकाउंट्स पढ़ा है, पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ा है, एंड इन दैट पार्टनरशिप अकाउंट्स यू हैव स्टडीड दिस, दैट minor can never become a partner, but a minor can be beneficiary for the partnership firm. He cannot be made liable, but he can be made beneficiary to the partnership firm. पढ़ा आपने ऐसा कुछ? क्या आपने ऐसा कुछ पढ़ा अकाउंट्स में? राइट. सो सेम थिंग यहाँ पर भी है कि दो द माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, सो नथिंग. सो यहाँ पर देखो, नथिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट will prevent him from making the other party bound to the minor. Okay, so यहाँ पर वही चाहेगा, सब promissory note executed in the favor of minor is not void and can be sued upon him because he is not competent to contract, may yet accept the benefits. आप यहाँ पे ध्यान रखना, though he is incompetent to the contract, but he can still accept the benefits. तो आप यहाँ पे देखो, ये वाला प्रोविजन जैसे आता है, a minor cannot become the partner in a partnership firm. However, he may, with the consent of all partners, be admitted to the benefits of the partnership firm. So this is what is there, right? So आप ये देखो, a mortgage executed in the favor of minor held that he can get the decree for the enforcement of the mortgage. आप बताओ, this is clear? This is clear? Decree मतलब court's order. Decree means court's order. आप बताओ, is this clear? Is this clear? Right? अब देखिए, ये आ जाता है आपके पास लाइबिलिटी फॉर नेसेसिटीज. लाइबिलिटी फॉर नेसेसिटीज को आप लिंक करोगे किसके साथ? यू आर गोइंग टू लिंक दिस विद सेक्शन 68, which deals with what? Which deals with quasi contract, राइट? और वहां पर क्या बोला हुआ है? इफ यू प्रोवाइड नेसेसिटीज टू अ माइनर दैट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी. देखो यहां पर सिंपली क्या बोला जाता है? इफ necessities are provided to a minor, if necessities are provided to minor, it can be recovered from his estate or from his property. It can be recovered from his estate or his property. तो आप फर्दर यहां पे चेक करो, जैसे मैं आपको बोलता हूं, लेट्स से वंदना, यू आर अ माइनर, ठीक है, और मैंने वंदना को फॉर एग्जांपल नेसेसिटीज प्रोवाइड किया वर्थ ₹1,00,000, ठीक है, और वंदना के नाम पे जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कितना है? लेट्स से ₹5,00,000. क्या मैं वंदना के 5,00,000 की प्रॉपर्टी से 1,00,000 रुपया रिकवर कर सकता हूं? आंसर इज यस. सो इफ इट इज 1,00,000 आई कैन रिकवर. बट लेट्स से मैंने वंदना को नेसेसिटीज प्रोवाइड किया फॉर 7,00,000 रुपीज. नाउ कैन आई रिकवर 7,00,000? आंसर इज नो, बिकॉज यहां पर मैक्सिमम मैं कितना निकाल पाऊंगा? मैक्सिमम 5,00,000 ही ले पाऊंगा. ओके, मैक्सिमम 5,00,000 ही ले पाऊंगा. आप बताओ, इज दिस क्लियर? ये वाला प्रोविजन क्लियर है? इज दिस क्लियर? ओके, ओके, फेयर इनफ. देन यू सी यहां पर क्या बताए. अब देखो नेसेसिटीज क्या होता है. अच्छा मुझे बताओ, नेसेसिटीज में क्या आएगा? नेसेसरीज, what will come in necessaries? What will come in necessary? Education. Okay, okay, what else?
फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एडुकेशन। ओके, अब यहाँ पे ध्यान रखना, जब हम नेसेसिटीज की बात करते हैं, देखो यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। सो नेसेसिटीज और नेसेसरीज मींस दोज थिंग्स विच आर essentially needed by a minor. They cannot include luxuries or costly or unnecessary articles, right? So वंदना बोले मुझे तो हैमलीस के टॉय से खेलने की आदत है, मुझे हैमली का टॉय चाहिए. Will that be called as a necessaries? Answer is no. That is no. Why? Because Hamleys लग्जरी है, अननेसेसरी आर्टिकल है. हाँ, बच्चे को खेलने के लिए कोई खिलौना चाहिए, बट हैमलीज का ही चाहिए, ये थोड़ा ज्यादा हो जाता है, राइट? सो लग्जरीज नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है? सो लग्जरीज, कॉस्टली आइटम, अननेसेसरी आर्टिकल्स, ये सब नहीं होंगे. और दूसरा, necessaries extended all such things as reasonable person would supply to an infant in that class of the society to which the infant belongs, right? So a person, हालांकि इट्स अ वेरी वेरी बैड एग्जाम्पल, बट मैं आपको जस्ट यहाँ पे बता रहा हूं कि एक, सपोज करो बेबी है, ठीक है, स्लम्स में रहते हैं या लोअर क्लास को वो बिलोंग करते हैं, लेबर क्लास का एक बेबी है, ठीक है? वो लेबर क्लास का जो बेबी है, अब अगर आप उसको बासमती राइस खिला रहे हो, ठीक है, कैन दैट बी कॉल्ड एज नेसेसरी आइटम्स एज पर द लॉ? वैसे तो अच्छी बात है अगर खिला रहे हो तो, बट कैन दैट बी कॉल्ड एज नेसेसरी आइटम? एंड कैन बी रिकवर्ड, कैन दैट बी रिकवर्ड? आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, आपने एक रोड साइड बेबी को बासमती राइस खिला दिया, 10 किलो बासमती राइस खिला दिया, जिसका कि प्राइस कितना था, 180 रुपीज पर केजी, और आप उसके पेरेंट्स से या उसके स्टेट से 1800 रुपए रिकवर करना चाहते हो, ये बोल के 10 केजी चावल खिलाया मैंने आपके बच्चे को. नाउ टेल मी, कैन दिस बी कॉल्ड एज नेसेसरी? आंसर इज नो. वो क्या बोलेंगे, अरे साहब किधर 1800 का सब्जी, अरे 1800 का चावल खिलाया, 1800 तो मेरा पूरे महीने का पगार नहीं है, राइट? मैं सर कितना, मैं कितना, 10 रुपया 5 रुपया केजी वाला चावल मैं लेकर आता हूं. यस यस, बिकॉज फॉर हिम इट विल बी कॉल्ड एज लग्जरी, इट विल बी कॉल्ड एज लग्जरी. बट यही सपोज किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के बच्चे को आपने चावल खिलाया बासमती 180 रुपीज पर केजी, कैन दैट बी रिकवर्ड? दैट कैन बी रिकवर्ड, बिकॉज वो उसके सोसाइटी के अंदर क्या है, दैट इज वेरी रीजनेबल, दैट इज वेरी नॉर्मल. आप मुझे बताओ, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ये ध्यान रखना. नाउ दैट इज व्हाई आई से व्हाट इज नेसेसिटी इज नॉट डिफाइंड, बट व्हाट नेसेसिटी शुड बी, ये डिफाइन करके रखा हुआ है. और ये क्या बताया है यहाँ पर, दैट नेसेसिटी मींस ऑल दोस थिंग्स व्हिच आर essentially needed to buy a minor, and they can include luxury or costly, I mean they cannot include luxury, costly or unnecessary articles. And then necessaries extend to all such things as such a reasonable person would supply to an infant in that class of the society to which the infant belongs. अब एक पॉइंट और ध्यान रखना, that expenses on minors education on funeral ceremonies come up within the scope of necessities, correct? सो फ्यूनरल के अंदर आपने जो भी खर्चा किया या उसके एडुकेशन पे आपने जो भी खर्चा किया, ये सब क्या माना जाएगा, नेसेसिटीज माना जाएगा, ठीक है? अब माइनर्स एडुकेशन बोला है ना, माइनर्स एडुकेशन में ऐसा कुछ नहीं है कि क्या कितने तक का, अप टू व्हाट अमाउंट, ऑल दैट इज नॉट मेंशन, तो ये वाला आता है. सो अब आप देखो, द केस ऑफ नेसेसरीज सप्लाइड टू अ माइनर और टू एनी पर्सन whom such minor is legally bound to support is governed by section, ये देखो, by section 68 of the Indian Contract Act. Now a claim for necessaries supplied to the minor is enforceable by law. आप ये ध्यान रखना, a claim for necessaries supplied to a minor is enforceable by law, but a minor is not liable to pay for any price that he may promise, and never for more than the value of the necessaries. Okay, आगे एक और ध्यान रखना, there is no personal liability of the minor, only his property is liable. तो इनके नाम पे जो प्रॉपर्टी है, तो मैंने वंदना के एग्जाम्पल में जैसे दिया था, 7 लाख का लाइबिलिटी वंदना का नहीं है, बट यस वंदना के नाम पे जो ये 5 लाख की प्रॉपर्टी है, मैं इससे रिकवरी कर सकता हूं. सो दैट्स व्हाट इज गिवन हियर. ओके गाइस, दिस इज क्लियर? ये आप ध्यान रखना, ये वापस से रिपीट होके आएगा जब हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे. तो आपको ध्यान रखना है कि आपको उसको क्या प्रोवाइड करना है,
नेसेसिटीज ओनली, सब आपने नेसेसिटीज और लग्जरी दोनों प्रोवाइड किया, in that case you will be able to recover only the necessity part and not the luxury part. So to render minor's estate liable for the necessities, the two conditions must be satisfied, और वहां पर क्या है, the contract must be for the goods reasonably necessary for a support of the life in the station, right? And then minor must not have already sufficient have the sufficient supply of the necessities. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। अगर उसके पास ऑलरेडी नेसेसिटीज है, उसको आप फिर से नेसेसिटी प्रोवाइड कर रहे हो, इन दैट केस देन यू विल नॉट बी एबल टू लाइबल टू रिकवर दैट मनी। तो वो जो बच्चा जिसको मैंने यहाँ पे चावल खिलाया, उस बच्चे के पास ऑलरेडी चावल था, खाना था उसके पास, फिर भी मैंने उसको जबरदस्ती राइस या कुछ फूड आइटम्स उसको दिया, तो अब आप उसको बोलोगे बॉस उसके पास ऑलरेडी था, आप क्या आपने नेसेसरी प्रोवाइड किया? नेसेसरी तो ऑलरेडी था ना उसके पास, राइट? आपके पास ऑलरेडी अगर खाना है तो उस खाने के साथ में मतलब मैं आपको दोबारा खाना क्या प्रोवाइड करूंगा? यू ऑलरेडी हैव द मनी, ओके? दिस इज देयर। इज दिस पॉइंट क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर? ओके, ऑल राइट। फिर आप देखो कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन हाउ फार इनफोर्सेबल। तो अब यहां पर क्या हो गया, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहा है? माइनर नहीं कर रहा है, माइनर के बिहाफ पे उनका गार्जियन कर रहा है। तो आप देखो, दो अ माइनर्स अग्रीमेंट इज व्हाट वाइड, तो देखो अ माइनर्स अग्रीमेंट इज व्हाट, इट इज वाइड, बट इज गार्जियन कैन under certain circumstances enter into a valid contract on minor's behalf, right? So where the guardian makes a contract for the minor within which is within his competence and which is for the benefit of minor, I'm sorry, there will be a valid contract which the minor can enforce. ये लाइन आप याद रखना, this is important, ये लाइन आप याद रखना, this can be part of your answer. Where the guardian makes a contract for the minor which is within his competence and which is for the benefit of the minor, there will be a valid contract which minor can enforce. ठीक है, तो आप ये ध्यान रखोगे। But all contracts made by the guardians on behalf of the minor are not valid. For example, the guardian of a minor has no power to bind. ये देखो, the guardian of the minor has no power to bind the minor by any contract for the purchase of immovable property. Okay, ये आपको ध्यान रखना है। Then देखो, no specific performance. So a minor's agreement is absolutely void. There can be no question of specific performance of such an agreement. देखो मैं आपको बताता हूँ, I forgot the name of that actress. कोई तो ये टीवी की एक्ट्रेस थी, उनके साथ ये वाला केस, ये वाले पॉइंट पे दैट एक्ट्रेस एंड वो मूवी के शायद जो प्रोड्यूसर्स थे या जो टीवी के प्रोड्यूसर्स थे, उनके बीच में झगड़ा हुआ था। क्या सिनेरियो हुआ? लाइक लॉट ऑफ एक्ट्रेस दे डोंट टर्न 18 बट वो एक्ट्रेस बन जाते। जैसे अगर आपको ध्यान हो तो एनी सच एक्ट्रेस विच आई कैन नेम, इफ गॉट, बहुत सारे ऐसे एक्ट्रेस हैं who were not 18 बट उसके पहले वो एक्टिंग करने लग गए। एकदम क्लिक नहीं कर रहा है। आलिया भट्ट, हाँ, फॉरगेट, यस आई वाज ट्राइंग टू रिमेंबर हर ओनली, आलिया भट्ट। सो आप एग्जांपल लो, ये ऐसा केस हुआ नहीं है बट आप एग्जांपल लो। फॉर एग्जांपल, आलिया भट्ट एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ एनी ऑफ द प्रोड्यूसर्स, सो लेट्स से यश राज फिल्म्स, ठीक है? आलिया भट्ट यश राज फिल्म्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है एंड शी सेज आई एम गोइंग टू एक्ट इन दैट मूवी। लेटर ऑन आलिया भट्ट वहां पे क्या करती है? शी रिफ्यूजेस। वंस इन दैट केस यशराज फिल्म्स उसके ऊपर क्या केस फाइल कर सकते हैं? कैन दे फाइल अ केस अगेंस्ट इट, अगेंस्ट आलिया भट्ट? आंसर इज नो, you cannot file the case, you cannot file the case. There can be no specific performance कि आपको act करना ही पड़ेगा, because again the contract which is entered with the particular actor or actress is when the person was a minor. Okay, तो ये ध्यान रखना है। another example आप ले सकते हो टप्पू सेना, करेक्ट? टप्पू सेना वर्सेस
वो तारक मेहता के पूरे प्रोड्यूसर्स, करेक्ट। तो वो सब माइनर्स थे। तो आप ध्यान रखना, माइनर के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो तो आप उनको किसी भी तरीके से बाइंड नहीं कर सकते। और ये जो एक्ट्रेस एंड प्रोड्यूसर वाला मैं आपको बता रहा हूँ, रिसेंट मैंने एक केस ऐसा पढ़ा है। रिसेंट में मैंने एक ऐसा केस पढ़ा है दैट प्रोड्यूसर और एक्टर के बीच में, एक्ट्रेस के बीच में झगड़ा हुआ था, एंड दे कुड, द प्रोड्यूसर्स कुड नॉट गो अगेंस्ट द एक्ट्रेस, द एक्ट्रेस वन द केस बिकॉज उसने प्रूव कर दिया कि शी व्हेन शी साइंड दैट कॉन्ट्रैक्ट, कुछ तो ऐसा था कि प्रोड्यूसर्स ने बोला था यू कैन नॉट मेक एनी अदर फिल्म्स और समथिंग, लाइक प्रोड्यूसर ने बोला था कि आप मेरे साथ ये पिक्चर बनाओगे किस, या कुछ 5 साल का पीरियड था, समथिंग वाज देयर, जो वो एक्ट्रेस ने मना किया था मैं नहीं मानूंगी। और फिर जब प्रोड्यूसर्स ने धमकी दिया कि हम कोर्ट में लेकर जाएंगे, और वो एक्चुअल में कोर्ट में लेकर गए, तो एक्ट्रेस वन द केस बिकॉज उसने बोला जब मैंने अग्रीमेंट को साइन किया था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज अ माइनर एंड दैट अग्रीमेंट डज नॉट बाइंड मी, सो दैट्स हाउ इट गोस, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो माइनर होने के कई बेनिफिट्स है। आपके बैच में है कोई माइनर? इस बैच में है कोई माइनर? ऑल आर मेजर, नॉर्मली फाउंडेशन, ओके। मालव इज अ माइनर, रौनक इज ऑल्सो माइनर, ओके। पार्थ, सो देखो आपके पास काफी सारे बेनिफिट्स है अभी, राइट। यू कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, राइट। अच्छा, काफी सारे, माय गुडनेस, ये आई थिंक, अच्छा मेरे को उल्टा क्वेश्चन पूछना चाहिए था, कौन माइनर नहीं है? आई थिंक ऑल ऑफ यू आर माइनर हियर, ओके। फेयर इनफ, फेयर इनफ, राइट। सो आप लोगों को पता है कि क्या बेनिफिट्स है आप लोगों के पास कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करके, राइट, ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। फिर आप देखो ये वाला प्रोविजन, ये पार्टनरशिप फर्म के साथ में आपका कनेक्ट हो जाता है, ये वाला पॉइंट, नो इंसॉल्वेंसी। सो अगर पार्टनर्स, पार्टनर्स अगर सपोज करो इंसॉल्वेंट हो भी गए, फर्म अगर खत्म हो गई, इवन इन दैट केस द माइनर cannot be declared as insolvent. Now why minor cannot be declared as insolvent? Because minor can never be made a liable. Okay, so Rutvi is not a minor. Okay, okay. So you don't have the benefit. Even I don't have that benefit. But most of you in this batch, you all have benefit. मनोज सर को भी वो benefit नहीं है, तो मैं, मनोज सर और रुत्वी, हम तीन को वो benefit नहीं है जो benefit आप लोगों के पास है। कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करके उसको रेटिफाई मत करो, राइट। कभी ट्राई मत करना ऐसा, राइट, कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सर ने पढ़ाया था कुछ नहीं होगा, जाके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते, ओके। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, राइट। चिल्ड्रेन आर, चिल्ड्रेन स्टडिंग विथ मी, अच्छा रुतवी बोल रही है चिल्ड्रेन स्टडिंग विथ मी, ओके। चिल्ड्रेन तो क्या बोलोगे, माइनर स्टडिंग विथ मी, ओके, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, एनीवे। सो यहां पर आप देखो नो इंसॉल्वेंसी, सो द माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट, आपको ये ध्यान रखना है। माइनर इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता, क्यों वो इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता? बिकॉज काफी सारे रीजन, एक तो बिकॉज ही विल नेवर बी लाइबल, ही कैन नॉट बी मेड लाइबल। देखो इंसॉल्वेंट कब होता है? जब आपको मैं बोलता हूं आपको पैसे देने हैं और आप पैसे नहीं दे पा रहे हो, और आप पैसे नहीं दे पा रहे हो तो मैं आपके प्रॉपर्टी को उठा के बेच दूंगा और अपने पैसे की रिकवरी करूंगा, और लास्ट में मैं बोलूंगा यू आर इंसॉल्वेंट, अगर मेरा पूरा रिकवरी नहीं होता तो। नाउ a minor cannot be declared insolvent because at the first place minor cannot be made liable, and दूसरा as he is incapable of contracting the debts and dues are payable from the personal property of the minor, he is not personally liable, okay। So that's what is there। then same जैसे यहाँ पे पार्टनरशिप के लिए आया था, a minor being incompetent to contract cannot be the partner of a partnership firm, but under section 30 of the partnership act he can be admitted to the benefits of the partnership। देन माइनर कैन बी एजेंट, तो यहां पर क्या बताया हुआ है, अ माइनर कैन एक्ट एज एजेंट बट ही विल नॉट बी लाइबल टू हिज प्रिंसिपल फॉर हिज एक्ट, राइट। अ माइनर कैन ड्रॉ, डिलीवर, एंडोर्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विदाउट बीइंग हिमसेल्फ बीइंग मेड लाइबल। सो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, जो ये माइनर होगा वो एजेंट बन सकता है, ठीक है। अ माइनर कैन बिकम अ एजेंट, हालांकि लॉ ऑफ एजेंसी आप सीए इंटर में डिटेल में पढ़ोगे, बट अ माइनर कैन एक्ट एज एजेंट, बट ध्यान रखना ही विल नेवर बी लाइबल टू हिज प्रिंसिपल फॉर हिज एक्ट। वो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे कुछ भी काम यहाँ पे कर सकता है, जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉ करना, डिलीवर करना, एंडोर्स करना, वो सब काम कर सकता है, बट इन एनी केस माइनर विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, ओके। देन माइनर कैन नॉट bind parent or guardian. So in the absence of authority, express or implied,
A infant is not capable of binding his parent or guardian even for necessaries. So the parent will be held liable only when the child is acting as a agent of the parent. अब आप इसमें चेक करो, मैं आपको मेरे हॉस्टल का एग्जांपल देता हूँ. आई थिंक आपको मैंने ये एग्जांपल पहले भी दिया था. मैं 6th और 7th में हॉस्टल में था और मेरे हॉस्टल के बिल्कुल सामने, सो दिस इज माय हॉस्टल, राइट, ये मेरा हॉस्टल का बिल्डिंग था और मेरे हॉस्टल के बिल्डिंग के आगे ये रोड है. दिस इज अ रोड, ठीक है, आने जाने का ट्रैफिक यहाँ पे. और यहाँ पर रोड के बिल्कुल सामने देयर वॉज अ ग्रोसरी स्टोर. ठीक है, ये एक बड़ा सा यहाँ पर ग्रोसरी स्टोर था और यहाँ पर वो टेलीफोन पीसीओ जिसको बोलते हैं ना, वो था, राइट. सो व्हाट हैड हैपेंड, बहुत सारे बच्चे ये हॉस्टल से क्या करते थे, हम इधर आते थे ग्रोसरी स्टोर से एंड वी यूज्ड टू बाय स्टफ. बहुत सारे जने हम यहाँ से इधर आते थे एंड वी यूज्ड टू बाय स्टफ, जैसे कि बिस्किट्स हो गए. ठीक है, अब हॉस्टल में है, भूख लगता है, हर टाइम खाना अवेलेबल नहीं होता, तो हम लोग बिस्किट्स ले लेते थे. कुछ लोग यहाँ पर चिप्स हमने परचेज कर लिया. मैं जैसे चॉकलेट का शौकीन था, सो मैं चॉकलेट्स ले लेता था. अच्छा, उस वक्त अगर घर पे बात करनी है तो मोबाइल फोन तो था नहीं, तो हम कई बार पीसीओ से कॉल भी कर लेते थे. करेक्ट. सो ये करके हम लोग को था. सो वी यूज्ड टू बाय लॉट ऑफ स्टफ फ्रॉम देयर. अच्छा, हमें हॉस्टल से पॉकेट मनी कितना मिलता था, हमें हॉस्टल से पॉकेट मनी मिलता था 30 रुपीज, वो भी एवरी ऑल्टरनेट संडे, राइट, एवरी ऑल्टरनेट संडे. अब आप मुझे बताओ 30 रुपीज में हम क्या करेंगे. दिस आई एम टॉकिंग अबाउट इन द ईयर 1998, राइट. 30 रुपीज में क्या मिलेगा, टेक्निकली कुछ भी नहीं. मतलब एक बिस्किट का पैकेट जैसे 5 रुपीज का ले लिया, चॉकलेट क्रीम बिस्किट ले रहे हो तो वो 10 रुपीज का ले लिया. इफ यू गो आउट, इफ यू मेक अ कॉल टू योर फैमिली, तो 30 रुपीज तो मतलब आपका 10 मिनट भी टेक्निकली घर पे ढंग से बात नहीं होगा और आपका फोन. तो ये ग्रोसरी स्टोर वाले क्या करते थे, ये ऑन अकाउंट कई बार चीजें प्रोवाइड कर देते थे. ये ऑन अकाउंट कई बार चीजें प्रोवाइड कर देते थे. और ऑन अकाउंट कैसे करते थे कि भाई पैसे नहीं, 30 रुपया तो है, इसके बियॉन्ड जो भी वो बिस्किट सप्लाई करते थे वो एक रजिस्टर मेंटेन करते थे. ठीक है, वो एक रजिस्टर मेंटेन करते थे. और वो रजिस्टर में, जैसे ये रजिस्टर का पेज है, तो वो यहाँ पर क्या करेंगे, मेरा नाम लिख देंगे, जैसे आनंद कनकानी, और मेरा जो हॉस्टल में हम लोग उसको बोलते थे कैदी नंबर. ठीक है, क्योंकि हम लोगों को जेल लगता था वो, तो उसको कैदी नंबर, तो मेरा कैदी नंबर था 2132. करेक्ट. सो 2132, फिर वो यहां पर क्या करते थे, कॉलम रखते थे कि डेट, इस दिन आया, ठीक है, क्या क्या इसको चीजें सप्लाई करी, उसका क्या अमाउंट है, और यहाँ पर मेरे से साइन करवा लेते थे. ऐसे एक रजिस्टर बनवाया हुआ था. सो एवरी टाइम आई यूज्ड टू डू दिस, ये रहता था. और हर 2-3 महीने में, 3-4 महीने में कोई ना कोई घर वाला यहाँ पर आ ही जाता था. लाइक माई फादर यूज टू कम, माई फादर यूज टू कम, और माई एल्डर ब्रदर यूज टू कम एंड मीट मी. ठीक है, कोई ना कोई इस तरह से मिलने आ जाता था 2-3 महीने में. तो जब वो आते, तो वो ये अंकल के पास जाते, ग्रोसरी स्टोर वाले के पास, और जो भी यहाँ पर बिल होता था वो बिल को क्लियर कर देते थे. वॉट एवर द बिल अमाउंट इज, वो इस बिल अमाउंट को क्लियर कर देते थे, पेमेंट कर देते थे. कई बार जैसे मेरे फादर ने ये ग्रोसरी स्टोर वाले अंकल को एडवांस भी पे कर दिया था. आई स्टिल रिमेंबर, उन्होंने 5,000 रुपीज का एडवांस पे कर दिया था जब मुझे वो फर्स्ट टाइम हॉस्टल में छोड़ने के लिए आए थे, और उन्होंने बोला था कुछ भी चाहिए उसको तो आप बेसिकली प्रोवाइड कर देना. जब 3-4 महीने बाद मेरे फादर आए तो मैंने यहाँ पे 15,000 का बिल बना दिया था, राइट. अब आप मेरे को एक बात बताओ, इज माई फादर बाउंड टू पे द 10,000 रुपीज. एक तो ये केस मैं आपको बोल रहा हूं. और चलो, मेरे फादर ने तो इनको यहाँ पर एडवांस पे कर दिया था, ठीक है, इनको एडवांस पे कर दिया था. बट बहुत सारे ऐसे थे जिनके फादर ने या जिनके पेरेंट्स ने यहाँ पर ये ग्रोसरी स्टोर वाले से कोई बात नहीं किया था, कुछ नहीं किया था, और यहाँ से सामान खरीद कर वो लोग लेकर जाते थे. तो मुझे बताओ, 3-4 महीने बाद जब उनके पेरेंट्स आए, आर दे बाउंड टू पे दिस बिल और नॉट. आप मुझे बताओ, आर दे बाउंड टू पे दिस बिल और नॉट. देखो, मैं आपको ऐसे बोल रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल 2132, ये मैं हूं एंड लेट्स से 2138, ये मेरा रूममेट था, इसका नाम था वरुण. ठीक है,
सो 2132, मेरे तो फादर ने यहां पर क्या किया था, एडवांस देकर गए थे। वरुण के फादर ने लेट्स से कोई एडवांस यहां पर नहीं दिया था। नाउ टेल मी, एम आई मतलब मेरे फादर, इज ही बाउंड, वरुण फादर इज ही बाउंड, और बोथ द पेरेंट्स आर बाउंड और नन ऑफ देम आर बाउंड। तो यहां पर आप देखो, फॉर एग्जाम्पल एज पेरेंट्स, दूसरा वीज पेरेंट्स, सी बोथ द पेरेंट्स, या फिर डी नन ऑफ देम। विच इज द करेक्ट आंसर, ए बी सी डी? सोच के आंसर करना। सी, बोथ द पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल। ओके, तो यहां पर आप ध्यान रखना, यहां पर आप ध्यान रखना, मेरे फादर ने इनको 5,000 रुपीज एडवांस दिया था, ठीक है। और 5,000 रुपीज एडवांस देने के बाद में मेरे फादर ने इनको बोला था आप जो भी इनको सामान हो वगैरह सप्लाई कर देना, और आगे जो भी होगा मैं देख लूंगा, ठीक है। नाउ माय फादर इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज उन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया, इनको बोल दिया था, ठीक है। जब इन्होंने इनको बोल दिया, सो नाउ माय फादर इज व्हाट, नाउ माय फादर इज एक्टिंग लाइक अ प्रिंसिपल, नॉट स्कूल वाला प्रिंसिपल, ही इज द प्रिंसिपल एंड आई एम हिज एजेंट, ओके, आई एम हिज एजेंट, ठीक है। तो अब मैं कुछ भी अगर करूं तो ये बाउंड हो जाएंगे, इफ आई डू एनीथिंग ही इज बाउंड। बट आप सिंपली चेक करो, वरुण के जो फादर थे, ठीक है, वरुण के जो फादर थे वो आज तक ये ग्रोसरी स्टोर वाले से नहीं मिले। वो यहाँ पर हॉस्टल से आते थे इधर, और इधर से वापस निकल जाते थे। उन्होंने आज तक कभी रोड क्रॉस नहीं किया, ये ग्रोसरी स्टोर वाले के पास से नहीं आए। पर जैसे मेरा अकाउंट बना हुआ था, वरुण ने उन अंकल को बोला एक काम करो, मेरा भी आप इस तरह से अकाउंट ओपन कर दो। नाउ इन दिस केस, जब ग्रोसरी स्टोर वाले अंकल ने बोला पैसे कौन देगा, तो इसने बोला जब मेरे पेरेंट्स आएंगे तो वो पैसा पकड़ा देंगे। नाउ इन दिस केस, Varun's father is not responsible. He cannot be made bound. He cannot be made bound. The correct answer will be A. The correct answer will be A. आप ये पूरा स्टोरी याद रखना। मैं, मेरे पेरेंट्स बाउंड थे, वरुण के पेरेंट्स बाउंड नहीं थे। क्यों बाउंड नहीं थे? बिकॉज वरुण के पेरेंट्स ने यहां पर ग्रोसरी स्टोर वाले को कुछ बोला नहीं था। सो वरुण्स पेरेंट्स, यू कैनॉट से, और यू कैनॉट से वरुण वाज एक्टिंग लाइक अ एजेंट फॉर हिज पेरेंट। आई वाज एक्टिंग लाइक अ एजेंट फॉर माय पेरेंट बिकॉज मेरे जो पेरेंट्स है वो यहाँ पर क्या है, ग्रोसरी स्टोर वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर चुके थे। ये आप पूरा प्रोविजन ध्यान रखना, ओके। नाउ प्लीज रीड दिस पॉइंट नंबर 11 अगेन। प्लीज रीड दिस पॉइंट नंबर 11। यहां पर क्या लिखा हुआ है? अ माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट और गार्जियन in the absence of authority, express or implied, right? So an infant is not capable of binding his parent or guardian even for necessities. The parent will be liable only when the child is acting as an agent for the parents, right? So this is there, this is there, okay। अच्छा मुझे बताओ, वरुण ने हॉस्टल से बुक्स वगैरह परचेज किया, एक्स्ट्रा बुक्स नोटबुक्स वगैरह परचेज किया, ठीक है, क्या तब उसके पेरेंट्स बाउंड होंगे टू द हॉस्टल अथॉरिटीज? वरुण ने एक्स्ट्रा स्टेशनरी परचेज किया, उसका यूनिफॉर्म फट गया था, उसने नया यूनिफॉर्म हॉस्टल से बनवाया। नाउ इज ही बाउंड? आंसर इज यस। व्हाई? बिकॉज इन दी हॉस्टल द चाइल्ड और द माइनर एक्ट्स लाइक अ एजेंट, ओके, बट नॉट टू दी थर्ड पार्टी जहां पर कोई बात ही नहीं हो रहा है, राइट, ओके। ऑनेस्टली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पहले नहीं पढ़ा, नहीं तो मैं अपने पापा को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने देता ही नहीं, आराम से मस्त खाता पीता और फिर पेमेंट नहीं करता, राइट। एनीवे, जोक्स अपार्ट, चेक करो, ऐसा करना नहीं वैसे आप लोग, राइट। बाद में जाके उनको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाओ, बिकॉज देखो वी आर नॉट इन अमेरिका, राइट। हम यूएस वगैरह में होते हैं तो वी से दैट हेलो 911 इट्स एन इमरजेंसी, राइट। इंडिया में अगर आप ऐसा करोगे तो वो लिटरल में वो बोलते हैं ना, एक बजाएगा कान पे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर आप उसको जाकर सिखाओगे, गेंदा भैया टाइप बहुत घूमते हैं यहाँ पे। दबंग 2 देखा है आप लोगों ने? दबंग 2 में जो गेंदा भैया थे, इधर जज भी हम है, गवाह भी हम है,
सब हम है, तो वैसे टाइप के लोग बहुत घूमते हैं, सो डोंट डू ऑल दीज थिंग्स। एनीवे, नेक्स्ट आप देखो, जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय अ माइनर एंड अ एडल्ट। सो जैसे यहां पर आप सब माइनर हो, सो मैं और हर्षद एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, मैं और हर्षद एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, और हम जॉइंटली क्या करते हैं, वी डू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ थर्ड पर्सन। सो रुत्वी इज अ मेजर हियर, सो हम दोनों मिलके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं विद रुत्वी। बाद में कुछ लाइबिलिटी अराइज हो जाता है, और रुत्वी बोलती है प्लीज पे 50,000 रुपीज एज डैमेजेस। आप मुझे बताओ ये 50,000 रुपया का डैमेजेस कौन पे करेगा, हम दोनों मिलकर पे करेंगे या सिर्फ मैं पे करूंगा? आंसर इज ओनली आई एम गोइंग टू पे दिस मनी। व्हाई? बिकॉज अगेन द माइनर कैन नॉट बी मेड लाइबल, द माइनर कैन नॉट बी मेड लाइबल। तो आप यहां पे देखो, इफ यू सी इन सच अ केस द एडल्ट विल बी लाइबल ऑन द कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट द माइनर। ओके, so यहाँ पे वही बताया मैं, and surety for minor, so again yes, in a contract of guarantee where an adult stands as surety for the minor, then the adult is liable to the third party as a distinct contract between a surety and a third party exist. So same way, जैसे मेरे फादर थे, they acted like a surety, आप कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको गुड सप्लाई कर देना, वट एवर गुड्स यू आर गोइंग टू सप्लाई, जो भी बिल आएगा वो बिल मैं पे कर दूंगा। सो नाउ माई फादर वॉज ऑल्सो एक्टिंग लाइक अ श्योरिटी, now my father was also acting like a surety, in that case he will have to pay. So contract of guarantee क्या होता है, contract of guarantee में तीन पार्टी होते हैं, ठीक है, दो तो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी होती है और तीसरा कौन होता है, गारंटर, जिसको हम बोलते हैं श्योरिटी। तो वो गारंटर क्या करता है, बेसिकली वो गारंटी देता है कि भाई आप इनको गुड सप्लाई कर दो, या जो भी है आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा दो, मैं जबान देता हूँ, ठीक है, आपको जो भी नुकसान होगा या कुछ भी गड़बड़ हुआ तो मेरी गारंटी है, मैं पेमेंट कर दूंगा। सो दिस इज हाउ इट गोस। ओके गाइस, कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर कि ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए कि नहीं, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए कि नहीं, ध्यान रखना, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आपको इसके ऊपर से मिलेगा, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन। और अगर एक कंबाइंड क्वेश्चन आ गया, इन द पोजीशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज एंटर्ड विद माइनर, तो आप यहां पर हेडिंग हेडिंग लिखते जाओगे, हेडिंग हेडिंग लिखते जाओगे, राइट। फिर आप देखो माइनर एज शेयर होल्डर, सो अगेन can a minor be a shareholder? Technically answer is no, minor cannot be a shareholder, but minor can become the shareholder through his lawful guardian, and he can become the shareholder of a fully paid up share. वो partly paid up share का shareholder नहीं बन सकता। Why? Can anyone tell me why a minor cannot be the shareholder of a partly paid up share? Fully paid up चलेगा, partly paid up नहीं चलेगा, right? Why? Why? करेक्ट, बिकॉज अगर ये पार्टली पेड अप हो गया तो ये बिकम्स लाइबल टू पे कॉल्स, एंड अ माइनर कैन नॉट बी मेड, अ माइनर कैन नॉट बी मेड लाइबल टू पे कॉल्स। ओके, माइनर कैन नॉट बी मेड लाइबल टू पे द कॉल्स। अब आप देखो अगला क्या है, लाइबिलिटी फॉर टॉट। टॉट क्या होता है, टॉट इज अ सिविल रॉन्ग, टॉट इज अ सिविल रॉन्ग। मैं आपको बताता हूँ, एक आपको एग्जाम्पल मैं देता हूँ टॉट का। टॉट में आप बेसिकली क्या करते हो, टॉट में देखो, जैसे अ माइनर इज लायबल इन अ टॉट अनलेस द टॉट इज इन इन अ ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नाउ यहां पर दो टर्म्स है जो आपको समझना जरूरी है। टॉट इज व्हाट, इट इज अ सिविल रॉन्ग, आपने कुछ गलती करी, ठीक है, और इस गलती से सामने वाले को क्या हुआ, नुकसान हुआ, राइट right? कुछ भी यहां पे हो सकता है, द अदर पर्सन सफर्ड अ लॉस। नाउ दिस कैन बी ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया
और कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, विच इंप्लाइज व्हाट, कि आपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, इन दैट केस द माइनर इज नॉट लाइबल। माइनर्स लाइबिलिटी वहां पर नहीं है, लेकिन इफ इट इज ड्यू टू अदर रीजंस, in that case minor will be liable. Another example यहां पे देखो, a tort is a civil wrong, so minor is liable in tort unless the tort is in reality in a breach of contract. So thus where a minor borrowed a horse for riding only, he was liable when he lent the horse to one of his friend who jumped and killed the horse. ठीक है, यहां पर माइनर ने एक हॉर्स को लिया फॉर राइडिंग, और उसने अपने उस हॉर्स को क्या कर दिया, अपने एक फ्रेंड को दे दिया, और उसका जो फ्रेंड था उसने पता नहीं घोड़े के साथ क्या किया, दैट हॉर्स डाइड। नाउ हियर इन दिस केस द माइनर विल बी लाइबल टू द ओनर ऑफ दैट हॉर्स टू पे दैट damages, जो भी रहेगा he will have to pay that, right? So similarly a minor was held liable for his failure to return certain instruments which he had hired and then passed it on to a friend. So आपने सपोज करो मेरा लैपटॉप लिया, मेरा लैपटॉप लेके आपने अपने फ्रेंड को दे दिया और वो लैपटॉप चोरी हो गया। नाउ यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट बिकॉज यहां पर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ा है, यहां पे आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ा है, राइट? तो आपको यह ध्यान रखना है, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा उसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ, इन दैट केस माइनर विल नॉट बी लाइबल। आप ये ध्यान रखना, ये पॉइंट आप बिल्कुल ध्यान रखना, नुकसान हुआ है, आपसे कुछ गलती हुई, ठीक है, तो दैट इज टॉट। सिविल रॉन्ग इज व्हाट, सिविल रॉन्ग इज टॉट, राइट? दिस इज अ टॉट। टॉट एक वर्ड है, आगे आपको शायद कभी आपके आपके सीए के करिकुलम में कभी भी टॉट नहीं आएगा, देयर इज अ एक्ट, लॉ ऑफ टॉट, जहां पर हम डिस्कस करते हैं सिविल रॉन्ग को। सो लॉ ऑफ टॉट मतलब गलती करना, ठीक है, क्रिमिनल एक्ट नहीं, सिविल रॉन्ग, सिविल रॉन्ग, ठीक है, जान मान का नुकसान जिसमें आप नहीं करते हो, या क्रिमिनल एक्टिविटी आप बेसिकली यहां पर नहीं करते। इस गलती की वजह से किसी को क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है, इस गलती से किसी को नुकसान हो गया। नाउ ये नुकसान अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हुआ, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, तो माइनर लाइबल नहीं है, लेकिन इसके अलावा कोई और रीजन है तो इन दैट केस ये आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। आप मुझे बताओ, इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर? ओके, ओके, फेयर इनफ। तो अब हम आते हैं माइनर के बाद एक दूसरे सेगमेंट पे, जहां पर हम डिस्कस करते हैं पर्सन ऑफ साउंड माइंड। आप ये देखो, पर्सन ऑफ साउंड माइंड। तो पर्सन ऑफ साउंड माइंड का क्या मतलब होगा, देखो, हु इज अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड, अ पर्सन हु इज, जब वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, राइट? सो एट द टाइम व्हेन ही इज मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, when the person is capable of understanding the contract and forming a rational judgment so as to effect of upon his interest, in that case आप उसको क्या बोलोगे, a person of sound mind। एक ऐसा इंसान जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है और उस वक्त उसको पता है वो किस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है, क्या उसके लीगल राइट्स होंगे, क्या उसके लीगल ऑब्लिगेशंस होंगे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा, किस तरह से उसको पता है वो ही विल बी बाउंड बाय दैट कॉन्ट्रैक्ट एंड ही कैन मेक अ रैशनल जजमेंट। तो आप उसको क्या बोलोगे, ही इज अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड, ठीक है। लेकिन अगर मैं उस समय इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को समझ सकूं, और उस वक्त अगर आप मेरे से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा लेते हो, तो मैं क्या बोलूंगा, आप क्या बोलोगे, यू आर अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं किसके लिए, जो दारू पी लेते हैं, अ पर्सन हु इज ड्रंकर्ड, अ ड्रंक पर्सन इज ऑफ अनसाउंड माइंड। देन ल्यूनेटिक, जो पागल इंसान है, ठीक है, असाइलम में जो पागल खाने में रहता है, ल्यूनेटिक। अगर सपोज करो समवन इज हाई ऑन ड्रग्स और एनी सब्सटेंस, सो जरूरी नहीं ड्रग्स, आपने भांग खा लिया, राइट? और
भांग खा के आप हंसने लग गए, राइट, भांग खा के आप हंसने लग गए, और इतना हंस रहे हो कि आपको जो भी बोल रहा है आप हाँ करते जा रहे हो। तो आपको किसी ने बोला घर बेचना है, बोला हाँ 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 बेचना है, और आपने अग्रीमेंट में साइन कर दिया। सो ये सारे स्टेट में आप क्या बोलोगे? द पर्सन इज ऑफ अनसाउंड माइंड। नाउ इफ द पर्सन इज ऑफ अनसाउंड माइंड, तो अगर नशे की हालत में उसने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? void. Why? Because of the incapacity of the party to enter into the contract. अब यहाँ पे देखो आगे क्या प्रोविजन आपको वो बता रहे हैं। इट सेज दैट अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड। ठीक है, तो नॉर्मली तो मैं पागल रहता हूं, पर कुछ टाइम के लिए मेरा दिमाग ठीक हुआ था, तो जब मेरा दिमाग ठीक हुआ था और उस टाइम पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, वो वैलिड होगा। इसका ऑपोजिट भी ट्रू है कि यूजुअली तो मैं कैसे रहता हूँ? साउंड माइंड का रहता हूँ। आई एम अ पर्सन यूजुअली ऑफ साउंड माइंड बट ओकेजनली अनसाउंड माइंड का हो जाता हूँ। ठीक है, सो आप सब सीए फाउंडेशन पास कर गए अच्छे स्कोर से, लॉ में आप लोगों का बहुत अच्छा स्कोर आया। मैं इतना खुश हो गया कि किसी ने मेरे को वन मोर यंग मैन, वन मोर यंग मैन करते करते एक पूरी बॉटल दारू की पिला दी। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इन द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल, राइट, आई वॉज ऑफ अनसाउंड माइंड, और उस वक्त अगर किसी ने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया तो वो क्या हो जाएगा? आपका इनवैलिड हो जाएगा, इट विल बी वॉइड। सो यूजुअली तो मैं साउंड माइंड का रहता हूं, बट कभी कभार ऐसा हो जाता है व्हेन आई कंज्यूम अल्कोहल आई एम अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। नाउ दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई कैन नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन आई एम ऑफ अनसाउंड माइंड। ओके, बाय द वे ध्यान रखना, ये सारे एग्जांपल्स सिर्फ रेफरेंस के लिए दे रहा हूं। आई डोंट कंज्यूम अल्कोहल, इट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर यू ऑल आल्सो। ओके, एनीवे, सो आप यहाँ पे चेक करो, जैसे अ पेशेंट इन अ ल्यूनाटिक असाइलम हु इज एट इंटरवल्स ऑफ साउंड माइंड, वो वैसे तो पागल खाने में, बट कभी कभी वो दिमाग उसका ठीक चलता है। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही मे कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग दोज इंटरवल, राइट। अब देखो, अ सेन मैन, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपका सीए का स्कोर आया था, अ सेन मैन हु इज डिलेरियस फ्रॉम फीवर, राइट, मेरे को बहुत तेज बुखार है, मेरे को होश नहीं है और मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूं। या फिर who is so drunk that he cannot understand the terms of the contract, right, or form a rational judgment so as to effect his interest, cannot contract whilst his delirium or drunkenness last, जब तक वो नशा उतरता नहीं है तब तक। आप सब में से कौन कौन नेटफ्लिक्स या फिर amazon प्राइम देखता है? आप में से कितने जने amazon प्राइम नेटफ्लिक्स देखते हो? ओके, मैं आपको एक सीरीज बताता हूं, डू वॉच दैट सीरीज, इंटरेस्ट आएगा आपको। और आप में से शायद किसी ने देखा भी होगा सूट्स। किसी ने देखा? ये देखा है? यश ने देखा है, करेक्ट। आप ये सीरीज देखना, दिस इज अगेन बेस्ड ऑन लॉयर्स, और लॉयर्स भी कौन सा? कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट लॉयर्स के ऊपर है ये पूरा। तो आप चेक करना, बहुत अमेजिंग सीरीज है ये, इंटरेस्ट आपको काफी अच्छा आएगा। और ये जो आपको टर्म सुनने को मिलता है ना, वॉइड, वॉइडेबल, ये सब आपको मिलेगा, राइट। अब आप इसमें चेक करना, सूट्स में एक लॉयर है जिसका नाम है हार्वी, ठीक है, वो टेक्निकली ये हीरो की तरह है वहां पर। अब देखो, हार्वी का एक क्लाइंट होता है, वो क्या करता है? अपनी प्रॉपर्टी दारू के नशे में मॉर्टगेज कर देता है, या उसको वो सेल कर देता है, और उसकी सारी प्रॉपर्टी के ऊपर जो सामने वाला बंदा है वो टेक ओवर कर लेता है। या नहीं, मॉर्टगेज भी नहीं, वो आई थिंक कसीनो में हार जाता है, दारू पीता है और वो कसीनो में हार, हाँ एग्जैक्टली, यस यस यस, करेक्ट। वो कसीनो में सब हार जाता है, और कसीनो का जो ओनर होता है वो बेसिकली, नहीं 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 मीन स्पॉइलर अलर्ट नहीं है, वो बेसिकली आप हार्वी को देखोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ऐसा होता है। सो व्हाट हैपेंस, उसका जो क्लाइंट होता है वो कसीनो में अपने सारे प्रॉपर्टीज वगैरह, जो कंपनी होता है बेसिकली, उसको वो हार जाता है। नाउ हार्वी के पास वो आता है, वो बोलता है कि मुझे ये मेरे को वापस चाहिए। तो ये क्या करता है? यस एग्जैक्टली, सो हार्वी प्लेज अ पोकर इन द फाइल रूम एंड विंस द प्रॉपर्टी बैक। और वो सामने वाले को ये बोलता है दैट बॉस, अगर अगर तुम ये प्रॉपर्टी तमीज से वापस नहीं करोगे तो मैं प्रूव कर दूंगा दैट while he sold his company to you, at that point of time he was of unsound mind,
वाई? बिकॉज उसने दारू पिया हुआ था, आपने उसको दारू पिला दिया था, और आपके जो कसिनो में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, वो सीसीटीवी कैमरा से मैं प्रूव कर सकता हूं दैट दिस पर्सन जिसको आपने यहाँ पे ये बेचा, आई मीन जब इसने अपना प्रॉपर्टी को बेचा या जुए में जब इसने अपनी प्रॉपर्टी लगाई, उस वक्त ये अनसाउंड माइंड का था और आपने उसके अनसाउंड माइंड के होने का फायदा उठाया। हेंस द कॉन्ट्रैक्ट विल बी व्हाट? द कॉन्ट्रैक्ट विल बी void. सो गुड, मतलब आपको मैं ये सीरीज क्यों देखने के लिए बोल रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारे कंपनी लॉ के प्रोविजंस और बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस, ये सब आपको इसमें सीखने को मिलेंगे, राइट? सो आप ये देख सकते हो 18 ग्लासेस ऑफ अल्कोहल, माय गुडनेस यश, यू नो ईच एंड एवरीथिंग। मैं 2 बार देख चुका हूं, बट आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट पॉइंट्स, बट यस ऐसा ही कुछ होता है वहां पे। सो यू कैन वॉच दैट, राइट? अच्छा, कौन सा सीजन था ये भी बता दो, जिससे अगर कोई बच्चे पूरे कौन सा सीजन विच एपिसोड, इफ यू नो दैट ऑल्सो डू शेयर दैट, ताकि अगर किसी को सिर्फ एग्जैक्ट वो सीन देखना है तो जाके देख सकता है। ओके, सो यश को वो याद नहीं है, सो इन दैट केस यू विल हैव टू वॉच द एंटायर सीरीज। आप चेक करो, इट इज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, लव इट। एनीवे, ये आपका एक एग्जाम क्वेश्चन बनेगा, आप ध्यान रखना, दिस विल बी योर एग्जाम क्वेश्चन। आपको एक 2 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन मिल सकता है फॉर कमेंट। Person who is of unsound mind but occasionally of sound mind may enter into a contract when he is of sound mind, and person of usually sound mind but occasionally of unsound mind may make a contract when he is of unsound mind. So you may get this type of a question. तो जब आप ये क्वेश्चन करोगे, इसमें दोनों के लिए एग्जाम्पल जरूर देकर आना, जरूर दोनों के लिए एग्जाम्पल देके आना। एक एग्जाम्पल आपका इसके लिए हो जाएगा कि एक इंसान है जो असाइलम में है, ठीक है, मेंटली रिटार्डेड है, बट कभी कभी उसका दिमाग ठीक चलता है तो कर सकता है। और इसमें आप क्या बोलोगे? अ साउंड पर्सन बट समटाइम्स एट इन द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल, राइट? इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल। सो इन दैट केस आप यहां पर क्या बोलोगे? आई थिंक अल्कोहल का स्पेलिंग गलत है, बट ठीक है, आप चेक कर लेना। तो यू कैन राइट दिस, एक्सप्लेन दिस पॉइंट विद एग्जाम्पल, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। फिर देखो, देर आर सर्टेन पर्सन हु आर disqualified to enter into the contract. There are certain person who are disqualified to enter into the contract, और अगर आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो तो अगेन वो कॉन्ट्रैक्ट भी क्या हो जाएगा? void. सो यहाँ पर क्या बोल रहा है वो, स्टार्टिंग वर्ड ही क्या यूज कर रहा है? बिसाइड्स माइनर एंड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। तो ये दो तो है, इसके अलावा कुछ और लोग भी है, सेट ऑफ पीपल हु आर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। वो हो सकता है पार्शियल उनके ऊपर रहे या कंप्लीट रहे, so that the contracts by such persons are void. Now incompetency to contract may arise from पॉलिटिकल स्टेटस, कॉर्पोरेट स्टेटस, लीगल स्टेटस, करेक्ट, ये सब हो सकता है। एंड द फॉलोइंग पर्सन फॉल इनटू दिस कैटेगरी, जैसे कि आप ये देखो, फॉरेन सोवरेन्स, एम्बेसडर्स, एलियंस, कॉर्पोरेशंस, देन इवन योर कॉन्वेक्ट, इंसॉल्वेंट, ये सब। एक आपका एग्जांपल देता हूं, आपका जो टेस्ट पेपर आएगा वहां पर मैं ये दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल एक मिनिस्टर है, ठीक है, मिनिस्टर ए promises minister B to give rupees 5 लाख, या 5 लाख में तो क्या होगा, 500 करोड़ कर देते हैं। मिनिस्टर ए ने बोला मैं मिनिस्टर बी को 500 करोड़ रुपए दे दूंगा अगर तुम मुझे सपोर्ट करते हो तो, ठीक है, इलेक्शन में तुम मुझे सपोर्ट कर दो, या तुम इलेक्शन मत लड़ो, उसके लिए मैं 500 करोड़ पे कर दूंगा। कैन दिस बी एनफोर्स्ड बाय लॉ? आंसर इज नो। पॉलिटिकल स्टेटस, पॉलिटिकल स्टेटस, राइट? यू कैन नॉट एनफोर्स दिस। और वैसे भी ये क्या हो जाएगा आपके लिए, आई मीन इमोरल हो जाएगा ये आपका। तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे आपके क्या होते हैं? वॉइड। कोई जेल में बंद है उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, इंसॉल्वेंट, राइट? एलियन एनिमी, अभी जैसे इंडिया और चाइना का जो हाल होके रखा है, सपोज अ वॉर इरप्ट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना, और लेट्स से इंडिया एंड पाकिस्तान, देन इफ यू एंटर इनटू अ कंपनी और enter into a contract with a person from Pakistan or from China or any company which belongs to China or Chinese or any Indian पाकिस्तानी पर्सन, इन दैट केस आप क्या बोलोगे यहाँ पे? ये सारे क्या हो गए? दैट्स योर डिस्क्वालिफाइड पर्सन, और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली क्या होगा? वॉइड होगा। आप बताओ, इज दिस क्लियर और नॉट? इज दिस क्लियर और नॉट? ये देखो,
हमने ये 3 पॉइंट को, आप देखो हमने कितना डिटेल में डिस्कस किया. ऑलमोस्ट वी हैव स्पेंट more than 1 hour in discussing these three provisions, right? तो आपको ये ध्यान रखना है. इज दिस क्लियर? दिस क्लियर ये वाला पार्ट? ओके. सो अब आपके पास आ जाता है फ्री कंसेंट. अगेन ये भी आपने पढ़ा हुआ है, ये भी आपने प्रोविजन पढ़ा हुआ है फ्री कंसेंट का, करेक्ट? सो देखो, फ्री कंसेंट के लिए अगर आप चेक करो तो किस तरह से आपका प्रोविजन बनता है. देखो, इस पूरे में हमें पढ़ना है व्हाट इज फ्री कंसेंट. ठीक है, व्हाट इज फ्री कंसेंट. फिर हमें डिस्कस करना है व्हाट इज नॉट अ फ्री कंसेंट. ठीक है, हम एक तो ये डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ फ्री कंसेंट, दूसरा हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज नॉट अ फ्री कंसेंट. फिर हम डिस्कस करेंगे फ्री कंसेंट क्यों नहीं होता. तो हमें पता है फ्री कंसेंट नहीं होता बिकॉज ऑफ सी coercion, undue influence, fraud, मिसरिप्रेजेंटेशन, करेक्ट, एंड मिस्टेक. ये वाले आपके प्रोविजंस आते हैं. ठीक है, और यहां पर प्लस साइन नहीं लगा सकते बिकॉज प्लस साइन का क्या मतलब होगा, ये सब साथ में होना चाहिए. यहां पर प्लस साइन नहीं आएगा, यहां पर क्या रहेगा, कोअर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस और फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक. तो अगर आप चेक करो फिर आता है, देखो अगर आपको मैं पूरा सीक्वेंस बताऊं तो आप ये देखो, आपके पास है सेक्शन 13 जो बताता है व्हाट इज अ फ्री कंसेंट. फिर आपके पास आता है सेक्शन 14 जो बताता है व्हाट इज नॉट अ फ्री कंसेंट, और वो ये बताता है फ्री कंसेंट इनकी वजह से नहीं होता. उसके बाद में आप देखो, यू हैव सेक्शन 15, सेक्शन 16, सेक्शन 17 एंड सेक्शन 18. तो ये क्या हो जाएगा, सी यू एफ एम. याद रखने का तरीका, सी यू फाइनेंस मिनिस्टर, सी यू फाइनेंस मिनिस्टर. अब देखना, 19 is not mistake, 20 is mistake. This is mistake. 2021 ये mistake है. देखो, सी यू फाइनेंस मिनिस्टर बाय मिस्टेक. तो आपको मेरे हिसाब से ये सेक्शंस भी याद हो जाएगा. नाउ 16 सेक्शन 15 क्या बताता है, व्हाट इज coercion. व्हाट इज coercion. सेक्शन 16 बताएगा व्हाट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस. ओके, सेक्शन 17 बताएगा व्हाट इज फ्रॉड. सेक्शन 18 बताएगा व्हाट इज मिस रिप्रेजेंटेशन. राइट. सेक्शन 19 क्या बताता है, सेक्शन 19 मिस्टेक नहीं बोलता, सेक्शन 19 बोलता है व्हाट इज गोइंग टू बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज एंटर्ड बाय वे ऑफ सी यू एफ और एम. तो क्या हो जाते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स, वो कॉन्ट्रैक्ट्स बन जाते हैं voidable. फिर आपके पास आता है 20 which is for the mistake, then even 21 is for mistake and even 22 is for mistake. But इनका कॉन्सिक्वेंस अलग होता है, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट void होता है. राइट, सो इफ यू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट because of mistake, the contract will be void. But other than that, CUFM में अगर आप बोलोगे तो आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट क्या बनेगा, voidable. The contract would be voidable. आप मुझे बताओ ये याद रहेगा आपको सेक्शंस. This way you will be able to remember the sections also, right? So एक काम करो, just take a screenshot of this or maybe note down. You can note down this. Done. Okay. So then we can immediately start with what is free consent. अब ये देखिए, सो आपको यहां पर ये दिया हुआ है
Consent is not free when it is caused by, so this we all know, coercion, undue influence, fraud और misrepresentation. और इसका इफेक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स voidable. देन यू हैव ऑल्सो मिस्टेक. मिस्टेक में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? void. फिर मिस्टेक दो तरीके का, बाइलेटरल मिस्टेक, यूनिलेटरल मिस्टेक. फिर बाइलेटरल मिस्टेक में हम यहाँ पर अलग अलग है, बट फिलहाल हम आज यहाँ पे इनको डिस्कस करते हैं. तो आप ये देखो, व्हाट डू यू मीन बाय कंसेंट? इफ यू रिमेंबर हमने एक वर्ड पढ़ा था, कंसेंसस एड इडम. इफ यू रिमेंबर हमने ये पढ़ा था, याद है? कंसेंसस एड इडम. सो इसका मतलब क्या था? मीटिंग ऑफ द सेम माइंड सेम सेंस, करेक्ट, सेम टाइम. तो यहां पर आएगा टू और मोर पर्सन आर सेड टू बी कंसेंट when they agree upon the same thing and in same sense. तो हम क्या बोलेंगे? there is consensus ad idem. Okay, so parties are said to have consented when they not only agreed upon the same thing but also upon the same thing in the same sense. Now same thing must be understood as the whole content of the agreement, right? So consequently, when the parties to the contract make some fundamental error as to the nature of transaction or as to the person dealt with or as to the subject matter of the agreement, it cannot be said that they have agreed upon the same thing or in the same sense. जैसे इस वक्त एक कंफ्यूजन चलता है. मनोज सर ने मेरे को बोला, सर आप सीएस फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को पढ़ाओगे क्या? ठीक है, सीएस फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को पढ़ाओगे क्या? मैंने बोला हाँ मैं पढ़ा दूंगा. नाउ यू सी, सीएस फाउंडेशन में अभी इस वक्त दो तरह के स्टूडेंट्स हैं जिनको पढ़ाना है. दो तरह के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है. एक है जिसको हम बोलते हैं सीएस फाउंडेशन और एक है जिनका है सीएस ईईटी, करेक्ट. अब अगर आप चेक करो इनका जो सिलेबस है, दिस इज ह्यूज. हालांकि दोनों ही एमसीक्यू है, बट इसका सिलेबस क्या है? ह्यूज. इसका सिलेबस इज वेरी लिटिल. ये बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है. अब क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ज्यादा है, दुनिया भर के एक्ट यहाँ पर हमें उसको पढ़ाने, तो आप जितना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फाउंडेशन और सीए इंटर में मिलाकर पढ़ोगे, ये दोनों इनको कहां पर पढ़ाया जा रहा है? सीए फाउंडेशन लेवल पे ही पढ़ाया जा रहा है, राइट. सो ऑब्वियसली सिलेबस ज्यादा हो जाएगा. सो व्हाट हैपेंस, इनका सिलेबस ह्यूज है. सो इनको पढ़ाने में लेट्स से मुझे 70 आवर्स लगेंगे और इनको पढ़ाने में मेरे को लेट्स से 30 आवर्स लगेंगे. ठीक है. मैंने बोला ओके सर, मेरा पर आवर का कॉस्ट आता है फॉर एग्जांपल 100 रुपीज. तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया. तो अगर मैं सीए फाउंडेशन को पढ़ाऊंगा तो मैं बोलूंगा सर मेरा कॉस्ट 7,000 रुपीज होगा, और ईटी पढ़ाऊंगा तो मेरा कॉस्ट कितना होगा? 3,000 रुपीज होगा. ठीक है, या मेरा जो फीस रहेगा वो ये रहेगा. ठीक है. नाउ मनोज सर ने मेरे को कॉल किया और बोला सर आपको सीएस फाउंडेशन वालों को पढ़ाना है. ठीक है, आपको सीएस फाउंडेशन वालों को पढ़ाना है. अब ये दोनों ही वैसे देखा जाए तो फाउंडेशन है. इन जनरल पार्लांस में अगर आप बोलोगे तो आप क्या बोलोगे? दोनों ही फाउंडेशन वाले. बोथ ऑफ देम आर फाउंडेशन ओनली. तो सर ने बोला सर आनंद सर आपको फाउंडेशन वालों को पढ़ाना है. तो मैंने बोला हाँ चलो ठीक है मैं पढ़ा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. सर ने पूछा कितना टाइम लगेगा? मैं बोला सर 30 आवर्स लगेगा और 100 रुपीज के हिसाब से आप मुझे 3,000 रुपीज पे कर देना. मनोज सर बोले वाह यार, मैंने एक दूसरे प्रोफेसर को पूछा, उन्होंने तो 70 आवर्स बोला था और 100 रुपीज के हिसाब से उनको तो 7,000 रुपीज पे करना पड़ता, लेकिन आनंद सर तो 30 घंटे में पूरा खत्म कर देंगे. कितना सही है. मनोज सर ने बोला यस आनंद सर, हमारी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट डन. आप एक काम करो, मंडे से वो बैच पढ़ाना शुरू कर दो. करेक्ट. मंडे को मैं वो बैच पढ़ाने के लिए गया और मैंने वहां पर क्या पढ़ाना शुरू किया? ईईटी. मैंने ईईटी पढ़ाना शुरू कर दिया. मनोज सर जैसे अभी कॉन्फ्रेंस में है वैसे वो बीच कॉन्फ्रेंस में थे और उन्होंने बोला आनंद सर ये क्या पढ़ा रहे हो आप? ईईटी में एक चैप्टर है लेट्स से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो यहाँ पर मैंने कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ नहीं है वो, तो ईईटी में जब हम स्टार्ट करते हैं वी स्टार्ट विद दिस चैप्टर ओनली, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सीए फाउंडेशन में वो चैप्टर है ही नहीं और मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा हूँ. बच्चे परेशान हो रहे हैं, मॉड्यूल में कहा है कॉन्स्टिट्यूशन, तो सिलेबस में नहीं है.
मनोज सर मेरे को बोलते हैं सर आप ये क्या पढ़ा रहे हो? मैंने बोला फाउंडेशन के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। और आपको पता है पहला चैप्टर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, और ईईटी के मॉड्यूल से पढ़ा रहा हूँ। सर बोले अरे नहीं नहीं नहीं, ईईटी नहीं, फाउंडेशन के बच्चे। नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट वाज द कंफ्यूजन देयर? द कंफ्यूजन वाज बिटवीन CS फाउंडेशन और CS ईईटी, द न्यू फाउंडेशन। टेक्निकली अगर आप इसको बोलो, सो दे आर द न्यू फाउंडेशन स्टूडेंट्स एंड दे आर द ओल्ड फाउंडेशन सिलेबस स्टूडेंट। नाउ इस कंफ्यूजन में क्या आप बोलोगे कंसेंसस एट ईडम हुआ मेरे और मनोज सर के बीच में? Was there any consensus at Edam? Answer is no. There was no consensus at Edam. So the contract will become what? The contract will become void. वो एनफोर्स नहीं किया जा सकता। मतलब ना मैं मनोज सर को बोल सकता हूँ मेरा टाइम वेस्ट करा दिया, पैसे दो मेरे को, और ना मनोज सर ये बोल सकते हैं आनंद सर आपने फालतू में टाइम वेस्ट करा दिया, अब इतने में ही आप इसको पढ़ाओ, फाउंडेशन को पढ़ाओ। क्यों? आपने तो बोला था 30 घंटे में खत्म कर दूंगा, करो अभी खत्म करो। बिकॉज देयर वॉज नो कंसेंसस एड इडम। आपको ये ध्यान रखना है। वो कुछ और बोल रहे थे, मैं कुछ और समझ रहा था। So that's what is given here. Same thing must be understood as a whole of the agreement. Consequently, when the parties to the contract make some fundamental error as to the nature of transaction, or as to the person dealt with, or as to the subject matter of the agreement, it cannot be said that they have agreed upon the same thing in the same sense. आप मुझे बताओ, is this clear? Right? So वो वाला सिनेरियो है। ओके आगे देखो, एंड इफ दे डू नॉट अग्री इन द सेम सेंस, तो यहाँ पे देखो एंड इफ दे डू नॉट अग्री इन द सेम सेंस देयर कैन नॉट बी अ कंसेंट एंड अ कॉन्ट्रैक्ट cannot arise in the absence of such consent, right? तो ये वाला सीन हो गया। फिर आप देखो, if two person enter into an apparent contract concerning a particular person or ship and it turns out that each of them misled by similarity of the name, right, had a different person or ship in his mind, no contract would exist between them as they were not at Idam. So for example, मेरे को मनोज सर बोलते हैं कि सर आपने जिनको फाउंडेशन पढ़ाया था, या टेक इट दिस वे, नाम में कंफ्यूजन हो गया, अश्वत्थामा मारा गया। डू यू नो दिस? महाभारत का ये स्टोरी, अश्वत्थामा मारा गया। तो कौन सा अश्वत्थामा मारा गया ये नहीं पता, राइट right? यहां पर क्या हो गए, यू वर मिसलेड बाय द सिमिलैरिटी ऑफ द नेम। अच्छा वो अश्वत्थामा की बात कर रहे थे, हॉर्स की? अरे यार, राइट, हॉर्स नहीं, हाथी था आई थिंक। अश्वत्थामा वाज अ एलिफेंट, राइट। सो आप देखो उसकी बात कर रहे थे, मुझे तो लगा उसकी बात हो रही थी। तो अगेन देयर इज नो कंसेंट बिकॉज अगेन देयर इज नो मीटिंग ऑफ द सेम माइंड। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी मतलब कंफ्यूजन। सो एनी एम्बिग्विटी in the terms of an agreement or an error as to the nature of the transaction or as the subject matter of the agreement may prevent from the formation of any contract on the ground of absence of consent. Now, in the case of fundamental error, there is no really consent, whereas in the case of mistake, there is no real consent only. करेक्ट, देर इज नो कंसेंट। यहां पर आपको यह ध्यान रखना है, कोई कंसेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा यहां पर। ये एज has been already said that one of the essential element of the contract is what? It is consent। और अगर consent नहीं है तो there can be no contract without the consent। और consent जो हो सकता है वो फ्री भी हो सकता है, वो फ्री नहीं भी हो। तो आपको किसको ध्यान रखना है? ओनली फ्री कंसेंट इज नेसेसरी फॉर द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, करेक्ट। अब ये आ जाता है आपके पास सेक्शन 14। तो आप ये देखो, जैसे मैंने वो डायग्राम बनाकर आपको दिया था CUFM वाला, तो आप ये देखो 13 बताता है व्हाट इज अ कंसेंट, 14 बताता है व्हाट इज नॉट अ कंसेंट। तो आप ये देखो, कंसेंट इज सेट टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय, ये देखो ये आ गया आपका CUFM एंड M। तो अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट इनमें से किसी एक, और सबके बीच में देखो क्या है, और सबके बीच में वर्ड क्या यूज किया है, और। अब आप देखो लॉ में क्या इंपॉर्टेंस हो जाता है वर्ड्स का। अगर मैं ये और की बजाय एंड लिख दूं तो क्या गड़बड़ हो जाएगा, इसका इंपैक्ट क्या हो जाएगा? अगर मैं एंड लिख दूं तो क्या इंपैक्ट हो जाएगा इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट का?
अगर मैं यहाँ पे और की बजाय एंड लिख दूं, सब एप्लीकेबल होगा। सब एप्लीकेबल होगा मतलब मेरे को किसी कॉन्ट्रैक्ट को अगर मेरे को ये बोलना है कि वहां पर फ्रॉड फ्री कंसेंट नहीं है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में यस ऑल नीड्स टू एग्जिस्ट, कोerशन भी होना पड़ेगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस भी होना पड़ेगा, फ्रॉड भी होना पड़ेगा, मिस रिप्रेजेंटेशन भी होना पड़ेगा और मिस्टेक भी होना पड़ेगा। जब तक ये सब नहीं होंगे तब तक मैं नहीं बोलूंगा फ्री कंसेंट। तो इनमें से कोई एक भी अगर नहीं है तो मैं बोल सकता हूँ नहीं कंसेंट फ्री है। तो एग्जाम में आप ध्यान रखना जब आप आंसर लिखते हो, सो डोंट राइट एंड प्लीज राइट और, राइट, ये आप ध्यान रखना। लैंग्वेज हल्का सा, लैंग्वेज एंड पंक्चुएशंस plays a very important role. Then when consent to an agreement is caused by coercion, fraud, misrepresentation or undue influence, the agreement in is a contract which is voidable at the option of the party whose consent was so caused. And when the consent is violated by mistake, then the contract becomes void. So CUFM में जैसे मैंने आपको बताया, CUFM will make the contract what? This will make the contract voidable and this M will make the contract void. ये बहुत ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन नॉर्मली आपको मिलेगा। आप बताओ यहां तक आपको क्लियर है? यहां तक आपको क्लियर है? इज दिस क्लियर टिल हियर? ओके, अगर यहां तक क्लियर है तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आप देखो, लेट्स पिकअप। मैं कोर्शन आज आपको लास्ट कराऊंगा। आई विल लीव यू गाइज अर्ली, नॉट आई थिंक नॉट बी एबल टू पुल इट अप मोर, बट कोर्शन आपको मैं करवा देता हूँ। कोर्शन इज अगेन चेक करो कैसे, थोड़ा सा डिटेल में है कोर्शन भी आपके देखो। सो कोर्शन इज व्हाट? सो कोर्शन मींस कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, दो चीजें हैं इसके अंदर। और बहुत ध्यान से सुनना कोर्शन में क्या है। कोर्शन मींस कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, दोनों में क्या डिफरेंस है? यहां पर आपने कुछ गड़बड़ कर दिया या आप कर रहे हो, या फिर यहां पर आप उसको धमकी दे रहे हो कि मैं ऐसा कर दूंगा। क्या कर दूंगा? एनी एक्ट, कोई भी ऐसी हरकत विच इज फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड, या फिर बेसिकली एक ऐसा कोई भी हरकत जो इंडियन पीनल कोड में मना किया गया है कि आप ये काम नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलते हैं? कोअर्शन। सो अगर आप ऐसी कोई भी हरकत करते हो जो कि इंडियन पीनल कोड में मनाही है जिसकी, या फिर आप ऐसा काम कर चुके हो, या आप ऐसा काम कर रहे हो, या आप ऐसी धमकी दे रहे हो, ठीक है, कि मैं ऐसा कर दूंगा, किसके लिए? विद द इंटेंशन, ये देखो, with the intention of causing any person to enter into an agreement. A classic example, मैं रुतवी के सिर पे बंदूक रखता हूं यहां पे और मैं उनको बोलता हूं प्लीज सेल योर प्रॉपर्टी टू मी, और ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे करो, नहीं किया तो मैं शूट कर दूंगा आपको एंड यू विल डाई। नाउ दिस इज व्हाट? दिस इज कोअर्शन। व्हाई? बिकॉज यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? मैं थ्रेट कर रहा हूं। आई एम थ्रेटनिंग हर, आई एम थ्रेटनिंग हर कि आई एम गोइंग टू किल यू, एंड दिस इज अगेन व्हाट? दिस इज फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड। या फिर मैं क्या करता हूं? अनलॉफुल डिटेनिंग कर देता हूं। मतलब रुतवी को एक किसी सुनसान सी जगह पे या कोई घर पे कहीं पे आप, मैंने क्या कर दिया? इनको लॉक करके रख दिया और मैंने बोला यहां से तभी बाहर जाने को मिलेगा अगर आप अपनी प्रॉपर्टी मेरे को बेचोगे। या फिर मैं उनको क्या कर रहा हूं? मैं थ्रेट कर रहा हूं कि भाई ध्यान रखना, अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी टू दी प्रेजुडाइस ऑफ एनी पर्सन। प्रेजुडाइस ऑफ एनी पर्सन मतलब उसके खिलाफ, ठीक है, जो उसके फेवर में नहीं, और वट एवर विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग द पर्सन टू एंटर इनटू एन अग्रीमेंट, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कोअर्शन। तो कोअर्शन में क्या क्या चीजें होती हैं ध्यान रखना? यू कमिट और यू थ्रेटन टू कमिट, यू डिटेन और यू
unlawfully threaten to detain any property or do any act which is forbidden by the Indian Penal Code. And what is the objective of this act? आप ये हरकत क्यों कर रहे हो? ताकि जो दूसरा पर्सन है वो कॉन्ट्रैक्ट में क्या कर जाए, एंटर कर जाए. अगर इन चार में से अगर आप यहां पे चेक करो तो इन सब के बीच में क्या है, और आप ये देख रहे हो इन सब के बीच में क्या है, और तो अगर इनमें से कुछ भी आप ऐसा कर रहे हो तो हम क्या बोलेंगे, आपने कॉन्ट्रैक्ट को कैसे एंटर किया है, थ्रू कोअर्शन. और अगर आपने कोअर्शन लगा के कॉन्ट्रैक्ट को एंटर किया तो जिसके साथ आपने कोअर्शन किया है उसके पास ऑप्शन होगा कि वो ये कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकती है. तो यहां पर रुत्वी विल बी इन अ पोजीशन टू से लेटर ऑन, और इफ लेटर ऑन शी कैन प्रूव दैट आनंद सर ने एट अ गन पॉइंट मेरे से ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था. सो रुत्वी कैन से दैट नो, आई एम नॉट गोइंग टू सेल माई हाउस टू Anand sir, please give back my property. So this is what is coercion. Guys, is this clear or not? Coercion में आपको मेन पॉइंट समझ में आया कि नहीं? ये आपको समझ में आया कि नहीं? आप ध्यान रखना, ठीक है. तो अब देखो, दिस सेक्शन डज नॉट रिक्वायर दैट coercion must proceed from a party to the contract. ये इसका क्या मतलब हो गया? इसका क्या मतलब हो गया? रुत्वी के पास मैं गन लेकर नहीं जाता हूं, यश गन लेकर जाता है, ठीक है. यश गन लेकर जाता है और रुत्वी को बोलता है प्रॉपर्टी आनंद सर के नाम पे करो नहीं तो मैं गोली चला दूंगा. तब भी वो क्या माना जाएगा, कोअर्शन माना जाएगा, राइट. मैं लेटर ऑन ये नहीं बोल सकता क्या मेरे हाथ में बंदूक था, क्या मैंने कोई प्रेशर किया, नहीं, आपने नहीं किया, लेकिन आपके बिहाफ में कोई और जा जिसने कोअर्शन किया, तब भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, द कॉन्ट्रैक्ट विड बी voidable. So the section does not require that coercion must proceed from a party to the contract, nor it is necessary that subject of the coercion must be the other contracting party. It may be directed against any third person, whatever. So मैं रुत्विक को बोलता हूं, रुत्विक अगर आप ये अग्रीमेंट साइन नहीं करोगे तो मैं आपके गाड़ी को आग लगा दूंगा. और रुत्विक का गाड़ी के साथ वैसा प्यार जैसे धमाल मूवी में बम्मन के पिताजी को था, करेक्ट, मारो डिग्रो, वो उतना प्यार है उनको, प्यार है उस गाड़ी से. और मैंने उनको बोला मैं आपकी गाड़ी को आग लगा दूंगा, उसके ऊपर पेड़ गिरा दूंगा. या फिर आई थ्रेटन रुत्विक दैट इफ यू डोंट सेल योर हाउस टू मी आई विल किल योर एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर. जैसे सिंघम मूवी के अंदर नहीं होता, सिंघम मूवी के अंदर आप देखो, बाय गॉड, जैसे भिड़े के सखाराम के साथ, हाँ बिल्कुल करेक्ट. भिड़े के सखाराम को आप अगर धमकी दे देते हो कि भिड़े तुमको तो कुछ नहीं करूंगा लेकिन तुम्हारे सखाराम को उड़ा के ले जाऊंगा, दैट इज ऑल्सो व्हाट, दैट इज ऑल्सो कुअर्शन. सखाराम को मैं अपने पास रख लूंगा, राइट. यस, रौनक ने करेक्ट बताया, राइट, वो हाँ वो बुढ़े अंकल के साथ, करेक्ट. सो आप देखो ये सिंघम मूवी के अंदर भी ऐसा था, जो फर्स्ट वाला सिंघम था उसमें उसको क्या बोलते हैं कि तुम अगर पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारे एक एक करके फैमिली को, बच्चों को मैं मारते जाऊंगा. घुंगरू सेठ, घुंगरू सेठ रिमेंबर, मजनू भाई कॉल करके जब बोलते हैं कि तुम अगर खोके नहीं दोगे, मतलब वो 3 खोके नहीं दोगे तो तुम्हारे 3 की फैमिली 6 बन जाएगी, करेक्ट. दैट इज व्हाट, दैट इज अगेन कोअर्शन, राइट. सो आपको अब समझ में आ गया, वेरी गुड. तो ध्यान रखना, कोअर्शन में जो दो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है जरूरी नहीं कि वो दोनों रहे. कोअर्शन कैन बी अप्लाइड बाय अ थर्ड पार्टी एंड कोअर्शन मे बी अप्लाइड टू अनदर पार्टी हु इज नॉट पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट. तो ये रहेगा. एंड देन commit or threatening to commit any act which is forbidden by Indian Penal Code, unlawful detaining or threatening to detain any property to any prejudice of any person or whatever, then with the intention of causing any person to enter into an agreement, and then it is to be noted that it is immaterial whether Indian Penal Code is in force at the place where coercion is employed. A classic example, मैं क्या करता हूँ, मैं ऋत्विक को भूटान ले जाता हूँ, ठीक है. मैं ऋत्विक को भूटान ले जाता हूं और भूटान में जाके मैं ऋत्विक के सिर के ऊपर बंदूक रखता हूं, राइट. मैं भूटान ले जाता हूं ऋत्विक को और भूटान में जाके मैं ऋत्विक के सिर पे बंदूक रखता हूं और मैं बोलता हूं अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम करो, और इसने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी. एंड देन वी बोथ कम बैक टू इंडिया,
करेक्ट। अब मुझे बताओ, इंडियन पिनल कोड भूटान में तो लगेगा नहीं, इंडियन पिनल कोड कहाँ लगेगा, इंडिया में ही लगेगा। ऑल द लॉज विच आर एप्लीकेबल और विच आर पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट विल बी एप्लीकेबल इन इंडिया ओनली। करेक्ट, वो इंडिया के बाहर तो एप्लीकेबल होगा नहीं। नाउ टेल मी, कैन आई प्लीड विद दिस कि देखो कोअर्शन लगाया, मैं तो बोलता हूं मैंने कोअर्शन लगाया, लेकिन वो कोअर्शन मैंने इंडिया में नहीं लगाया, इंडिया के बाहर लगाया, हेंस इट इज इनवैलिड। क्या मेरा ये पॉइंट बराबर जाएगा या नहीं जाएगा? और स्टिल रुतवी कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। कोअर्शन कहां अप्लाई किया? कोअर्शन वाज अप्लाइड इन भूटान, and later on we got into India or we came to India. Now tell me, is this coercion or not? रौनक बोलता है कैन अवॉइड, करेक्ट। सो इट यू कैन अवॉइड बिकॉज कोअर्शन कहां लगा रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इट इज इमटेरियल वेदर इंडियन पिनल कोड इज not in force or is not in force at the place where coercion is employed. So even at Bhutan, when coercion is not in force, still it will be considered as coercion only. आप मुझे बताओ, is this clear? Is this clear? Is this clear ये वाला point? Right? Okay. फिर आप देखो effect of coercion क्या होगा? So the contracts which are induced by coercion